वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम एंड इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर मेडियल वॉल ऑफ द सीकम। जो पोस्ट जो सीकम होता है उसके पीछे उसके पोस्टीरियर मेडियल वॉल से ये अराइज होता है और अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफिस। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ जो है ये इलियोसिकल वॉल है उसके 2 सेंटीमीटर नीचे से अपेंडिक्स अराइज होता है। तब इसके डायमेंशन देखेंगे। द लेंथ इसकी लेंथ होती है 2 to 20 सेंटीमीटर और एवरेज लेंथ है 9 सेंटीमीटर। और इन चिल्ड्रंस में अडल्ट से ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग होता है और इसकी डायमीटर है 5 मिलीमीटर। अब हम इसके पोजिशंस देखेंगे। सो इट लाइज इन द राइट इलियाक फोसा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये है एब्डोमेन के 9 रीजन्स है और ये जो नीचे का रीजन है इसको हम बोलते हैं राइट इलियाक फोसा और ये लेफ्ट इलियाक फोसा। तो ये राइट इलियाक फोसा में लाई करता है और इसका बेस इज फिक्स्ड बट टिप कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। इसका जो बेस है वो फिक्स रहता है और उसका टिप वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। और इसकी कुछ पोजीशन है इंपॉर्टेंट, इसके 6 पोजीशन है टोटल। तो ये लाई करता है अपवर्ड टू द राइट, उसे बोलते हैं पैराकोलिक। और 11 o'clock पोजीशन और ये 2% सब्जेक्ट में पाया जाता है। दूसरी पोजीशन है बिहाइंड द सिकम और कोलन। आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं, ये जो इसका बेस है फिक्स है और इसका टिप जो है वो 11 o'clock डायरेक्शन में इसकी पोजीशन है। तो उसे बोलते हैं पैराकोलिक और ये 2% सब्जेक्ट में पाया जाता है। दूसरी पोजीशन है बिहाइंड द सिकम और कोलन, उसे बोलते हैं रेट्रोकोलिक पोजीशन और 12 o'clock पोजीशन। और ये बहुत ही कॉमन पोजीशन है अपेंडिक्स की और ये ऑलमोस्ट 65% सब्जेक्ट में पाया जाता है। और क्या बोल रहे हैं, बिहाइंड द सिकम और कोलन, मतलब ये कोलन के पीछे ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ये इसके पीछे से ये डायरेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि 12 o'clock पोजीशन की तरफ दिखा रहा है, इसको बोलते हैं रेट्रोकोलिक पोजीशन। दूसरी पोजीशन है अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, उसे बोलते हैं स्प्लेनिक, यानी कि लगता है कि एक स्प्लिन की तरफ पोजीशन इसकी हो रही है, तो उसे बोलते हैं 2 o'clock पोजीशन। अब ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, ये इन्हें बोलते हैं स्प्लेनिक पोजीशन। और ये डायरेक्ट कर रहे हैं स्प्लिन की तरफ, ऊपर की तरफ स्प्लिन होती है उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं ऐसा लगता है, इसलिए इसे बोलते हैं स्प्लेनिक पोजीशन। और इसकी भी 2 टाइप होती है। जो इलियम के ऊपर से जाता है उसे बोलते हैं प्री इलियल, और ये जो इलियम के नीचे से जा रहा है उसे बोलते हैं पोस्ट इलियल। जो प्री इलियल है वो 1% सब्जेक्ट में पाया जाता है और पोस्ट इलियल है वो 0.4 सब्जेक्ट में पाया जाता है। और इसका जो प्री इलियल टाइप है ना, जो इलियम के ऊपर से जा रहा है, ये बहुत ही डेंजरस टाइप है। अब इसका नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे जो कि है हॉरिजॉन्टल टू द लेफ्ट, उसे बोलते हैं प्रोमोन्टेरिक और 3 o'clock पोजीशन। आप ये जो देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है उसे बोलते हैं प्रोमोन्टेरिक। जो सैक्रम के प्रोमोन्टरी की तरफ जा रहा है ऐसा लगता है, इसलिए बोलते हैं इसे प्रोमोन्टेरिक पोजीशन और 3 o'clock पोजीशन। और ये लेस देन 1% सब्जेक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट पोजीशन है डिसेंड्स इनटू द पेल्विस, मतलब नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टली नहीं, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, उसे बोलते हैं पेल्विक पोजीशन और 4 o'clock पोजीशन। और ये 30% सब्जेक्ट में पाया जाता है और ये सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट पोजीशन है अपेंडिक्स। आप ये जो देख रहे हैं बेस के सीधा नीचे से जा रहा है, सॉरी, जो 4 o'clock
लगता है कि वो 4 की तरफ जा रहा है। आप इसे क्लॉक में भी देख सकते हैं। इस क्लॉक से आप कंपेयर कर सकते हैं एक 4 ओ क्लॉक, ये पोजीशन, इसे बोलते हैं पेल्विक पोजीशन, और ये 30 ऑलमोस्ट 31.01 और 30% सब्जेक्ट में पाया जाता है। और लास्ट पोजीशन है बिलो द सीकम एंड पॉइंट टुवर्ड्स द इंग्वाइनल लिगामेंट, और इसे बोलते हैं सबसिकल, सिर्फ सबसिकल भी बोलते हैं और मिड इंग्वाइनल पोजीशन भी बोलते हैं और 6 ओ क्लॉक पोजीशन भी बोलते हैं, और ये ऑलमोस्ट 2% सब्जेक्ट में पाया जाता है। अब ये जो सीधा नीचे की तरफ जा रहा है इसे बोलते हैं मिड इंग्वाइनल। जो हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट होता है उसकी तरफ ही जा रहा है ऐसा लगता है, इसलिए बोलते हैं मिड इंग्वाइनल पोजीशन और 6 ओ क्लॉक पोजीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सीकम के सीधा नीचे है, सीकम के नीचे ही, इसलिए बोलते हैं इसे सबसिकल पोजीशन। ठीक है। अब हम देखेंगे अपेंडिकुलर ऑरिफिस। अब अपेंडिकुलर ऑरिफिस क्या होता है? उसका जो बेस है वो कहाँ खुलता है? सीकम में खुलता है, और इस सीकम में खुलता है उसे बोलते हैं अपेंडिकुलर ऑरिफिस। ऑरिफिस यानी कि उसकी होल यहाँ वहाँ पे। इट इज सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट ऑफ द सीकम और 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ऑरिफिस। आपको मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, कि इसका जो ऑरिफिस है या फिर बेस, वो इलियोसिकल वॉल के या फिर इलियोसिकल ऑरिफिस के 2 सेंटीमीटर नीचे होता है। ठीक है। ऑकेजनली इट गार्डेड बाय द एन इनडिस्टिंक्ट सेमिलुनर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं वॉल ऑफ गर्लैंड। और ये जो ऑरिफिस होता है अपेंडिकुलर ऑरिफिस, वो अम, वो ऑकेजनली गार्डेड होता है एक सेमिलुनर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से, उसे बोलते हैं वॉल ऑफ गर्लैंड। मतलब वो पूरा के पूरा वॉल नहीं होता, पर ऐसा लगता है कि वो वॉल से गार्डेड है, उसे बोलते हैं वॉल ऑफ गर्लैंड। Marked on surface by a 0.2 centimeter below the junction of transtubercular and the right lateral planes। अब आप इसे समझ लीजिए। अब इस डायग्राम को देखिए। ये जो लाइन है जो दो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को ज्वाइन कर रहे हैं उसे बोलते हैं ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन, और ये जो वर्टिकल लाइन है उसे बोलते हैं राइट लैटरल लाइन। और इनका जो जंक्शन है यहाँ पे, उसके 2 सेंटीमीटर नीचे इसका बेस प्रेजेंट होता है, यानी कि बेस ऑफ अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिकुलर ऑरिफिस प्रेजेंट होता है। ये ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन और एक राइट लैटरल प्लेन उसके 2 सेंटीमीटर नीचे बेस ऑफ अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे बोलते हैं मकबर्नीज पॉइंट। ये क्या होता है? इट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस क्या होता है? इट इज जस्ट नथिंग बट द इन्फ्लेमेशन, आइटिस। आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। और ये मकबर्नीज पॉइंट कहाँ पे होता है? It is at the junction of lateral 1/3 and the medial 2/3 of the line joining the right anterior superior iliac spine to the umbilicus। अब आप इसको समझ लीजिए। इस डायग्राम को देखो। यहाँ पे अम्बिलिकस और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये ये है लाइन, और इसके लैटरल 1/3 यानी कि ये लैटरल साइड है और ये एक मीडियल साइड है। इसके लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम टेंडरनेस ऑफ अपेंडिसाइटिस फील होता है, इसे बोलते हैं मकबर्नीज पॉइंट। और इस लाइन को बोलते हैं स्पेनो अम्बिलिकल लाइन। ओके। और ये है हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। अब हम देखेंगे लुमेन ऑफ अपेंडिक्स। इसमें जानने की कुछ जरूरत नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट है कि हमें सबको पता है कि अब अपेंडिक्स का लुमेन नैरो होता है। सो यहाँ पे यही बोला है कि इट इज स्मॉल एंड मे बी ओब्लिटरेटेड आफ्टर मिड अडल्ट लाइफ। मतलब ये स्मॉल होता है और मिड अडल्ट लाइफ के बाद में ये ओब्लिटरेट हो सकता है। अब इसके पेरिटोनियल रिलेशंस देखेंगे। सो अपेंडिक्स is suspended by a small triangular fold of peritoneum called mesoappendix or by appendicular mesentery। जो अपेंडिक्स होता है वो
एक स्मॉल ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, जिसे बोलते हैं मीसो अपेंडिक्स, और अपेंडिकुलर मिसेंट्री से ये अटैच होता है या फिर उससे सस्पेंडेड होता है। इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये अपेंडिक्स है, और ये जो स्काई ब्लू कलर में जो यहाँ पे प्लेन दिख रहा है, ये मीजो अपेंडिक्स, इससे सस्पेंडेड होता है या फिर मिसेंट्री से सस्पेंडेड होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका ब्लड सप्लाई। सो अपेंडिक्स इज सप्लाइड बाय द अपेंडिकुलर आर्टरी. इट इज द ब्रांच ऑफ द लोअर डिवीजन ऑफ द इलियोकोलिक आर्टरी. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आर्टरी है, ये जो वेसल्स है, इस वेसल्स को बोलते हैं अपेंडिकुलर वेसल्स, और इसमें अपेंडिकुलर आर्टरी है, और ये ब्रांच है इलियोकोलिक वेसल्स, यानी कि इलियोकोलिक आर्टरी के ब्रांच है, इसे बोलते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी. इट इज द ब्रांच ऑफ द लोअर डिवीजन. इसके दो डिवीजन है, ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ डिवीजन जाता है, उसे बोलते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी. सो इट इज द ब्रांच ऑफ द लोअर डिवीजन ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, और ये एक एंड आर्टरी है. एंड आर्टरी का मतलब क्या होता है कि ये आगे जाके किसी दूसरी आर्टरी से एनास्टोमोस नहीं होती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जाके एंड हो रही है, किसी से एनास्टोमोस नहीं कर रही है, इसलिए बोलते हैं इट इज एन एंड आर्टरी. सो इसका वेनस ड्रेनेज देखते हैं. सो इट इज ड्रेन बाय द अपेंडिकुलर वेन, इलियोकोलिक वेन एंड सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन, जो तीनों मिलके जाती है और ड्रेन करती है पोर्टल वेन में. ठीक है. सो अब पढ़ेंगे इसका नर्व सप्लाई. हर कोई ऑर्गन है जैसे दो तरह के नर्व सप्लाई कर दिए, एक होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व्स ये डिराइव्ड होते हैं T9 और T10 स्पाइनल कॉर्ड से, जिसे बोलते हैं सेगमेंट T9 एंड T10 सेगमेंट्स ऑफ द कोलियक प्लेक्सस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. और दूसरे है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और ये डिराइव्ड होते हैं वेगस नर्व से. और जो रेफर्ड पेन ऑफ अपेंडिक्स है, वो फील कहाँ पे होता है? अम्बिलिकस पे. आपने पढ़ाई होगा कि अम्बिलिकस भी सप्लाई होती है T10 ब्रांच से, और अपेंडिक्स भी सप्लाई होता है T10 ब्रांच ऑफ द कोलियक प्लेक्सस. सो जो अपेंडिसाइटिस का पेन है, वो रेफर्ड पेन होता है, अम्बिलिकस में फील होता है. ठीक है. अब इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे. सो अपेंडिक्स डायरेक्टली drain into the ileocholic nodes, but few of the lymphatics which indirectly drain into the appendicular nodes. So ये दो तरह के लिम्फेटिक नोड्स में ड्रेन होते हैं अपेंडिक्स के लिम्फेटिक्स. एक है डायरेक्टली इनटू द इलियोकोलिक नोड्स और इनडायरेक्टली इनटू द अपेंडिकुलर नोड्स. अब आता है इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन, दैट इज क्लिनिकल एनाटॉमी. सो फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स. इट इज कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस. और यूजुअली जो अपेंडिसाइटिस का पेन है, उसमें हम अपेंडिक्स को यूजुअली रिमूव करते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं अपेंडिसेक्टोमी. सो अपेंडिसेक्टोमी क्या है? इट इज द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स. अब इसके कुछ फैक्ट्स है अपेंडिसाइटिस के. फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो पेन है, इट इज फर्स्ट फेल्ट इन द रीजन ऑफ अम्बिलिकस. अपने मैंने आपको पिछले सेक्शन में ही बताया था कि ये जो अपेंडिक्स है, वो सप्लाई होता है T10 से, और अम्बिलिकस रीजन होता है, वो सप्लाई होता है उस T10 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डर्मेटोम. सो उसका रेफर्ड पेन अम्बिलिकस के रीजन में भी फील होता है. और इसका जो इंक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स विच कॉजेस पेन इन द राइट इलियक फोसा. और ये जो appendicitis is common because lymphatic follicles of the submucosa. आपको पता है कि अपेंडिक्स में क्या होता है? लिम्फेटिक बहुत सारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं, लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं उसके सबम्यूकोसा में, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमें इन्फेक्शन से. और जब वो इन्फ्लेम करते हैं या फिर बड़े हो जाते हैं, तो उसका पेन हमें फील होता है. इसकी वजह से अपेंडिसाइटिस होता है.
दूसरा है अपेंडिकुलर आर्टरी इज एन एंड आर्टरी। एंड आर्टरी यानी कि ये किसी से एनास्टोमोस नहीं करती। सो अपेंडिकुलर आर्टरी इज एन एंड आर्टरी। अगर ये थ्रोम्बोसिस हो गई तो इसे दूसरी कोई आर्टरी नहीं है जो अपेंडिक्स को सप्लाई करे। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, और नेक्रोसिस होने से उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है एज द ल्यूमेन इज स्मॉल इट गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द फिकोलिथ। इसमें हमने पहले ही देखा कि जो अपेंडिक्स का ल्यूमेन है वो बहुत ही छोटा होता है। अगर इसमें कुछ फंस गया है या फिर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो फंस गया है तो पेन हो सकता है। और गैप्स इन द मस्कुलरिस म्यूकोसे कॉजेज द फास्ट स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। अगर अपेंडिक्स में कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया, कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, जो उसके उसके मस्कुलरिस म्यूकोसा है उसके अंदर गैप्स प्रेजेंट होते हैं, उस गैप से वो इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से फैल सकता है। आप इस हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो मसल है, ये जो मसल लेयर है मस्कुलरिस म्यूकोसा, इसके अंदर एक गैप्स प्रेजेंट है। इस गैप की वजह से अगर इसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन फास्ट स्प्रेड हो सकता है। इसका अब दूसरा पॉइंट है मकबर्नीज पॉइंट। इसे हमने पहले स्पेशल फीचर्स में भी देख लिया था और इसका इंपॉर्टेंस क्लिनिकल में भी है। तो ये क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस, और ये लाइक करता है लैटरल 1/3 और मिडिल 2/3 लाइन जॉइनिंग ऑफ द अम्बिलिकस एंड द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इस डायग्राम को देखो, ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये अम्बिलिकस। ये है लाइन जॉइनिंग द अम्बिलिकस एंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन विच इज कॉल्ड एज द स्पेनो अम्बिलिकल लाइन। और इसके लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के उसके जंक्शन पर यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं मकबर्नीज पॉइंट, और इट इज द मैक्सिमम साइट ऑफ द टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस। ओके, और ये जो मकबर्नीज पॉइंट है it corresponds to the base of the appendix, and on the examination of the case of the acute appendicitis reveals some physical signs, that is hyperesthesia in right iliac fossa, यानी कि पेन इन द राइट iliac fossa, टेंडरनेस एट McBurney's point, और मसल गार्ड एंड रिबाउंड टेंडरनेस ओवर अपेंडिक्स। तीसरा पॉइंट है अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया और अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया। अभी लास्ट टॉपिक है, दैट इज द अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया। अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया मतलब कि इंडाइजेशन, और ये इंडाइजेशन किसकी वजह से होता है, अपेंडिक्स की वजह से होता है, इसलिए इसे बोलते हैं अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया। ये कब होता है, अगर किसी पेशेंट को अगर क्रोनिक अपेंडिसाइटिस है, मतलब बहुत देर से उसको पेन है अपेंडिक्स में, तो वो प्रोड्यूस करता है डिस्पेप्सिया रिजेम्बिंग डिसीज ऑफ स्टमक, डुओडेनम और गॉल ब्लैडर। अब ये कुछ 2 पॉइंट्स बचे हैं जो मैंने नहीं लिखे थे, वो है when appendix is retrosical, the extension of the hip joint may cause pain because the appendix is disturbed by stretching of the psoas major muscle। अगर किसी का अपेंडिक्स अगर रेट्रोसिकल है तो एक्सटेंशन ऑफ, अगर हम हिप जॉइंट का एक्सटेंशन करें तो वो क्या करता है, वो अपेंडिक्स को डिस्टर्ब कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि जो अगर एक्सटेंशन हम करेंगे तो स्ट्रेचिंग ऑफ द psoas मेजर होगा और उसकी वजह से पेन हो सकता है। दूसरा पॉइंट है इन पेल्विक अपेंडिसाइटिस पेन मे बी फेल्ट व्हेन द थाई इज फ्लेक्स्ड एंड medially रोटेटेड बिकॉज द ऑब्चुलेटरी इंटरनस इज स्ट्रेच्ड। अगर किसी को पेल्विक अपेंडिसाइटिस है तो अगर वो थाई को फ्लेक्स्ड करेगा और medially रोटेटेड करेगा तब ऑब्चुलेटरी इंटरनल मसल स्ट्रेच हो जाएगी, उसकी वजह से उसको पेन हो सकता है, किसमें, पेल्विक अपेंडिसाइटिस में। ओके, थैंक यू।